कहानी शुरू होती है एक ऐसी जेल से जिसका नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप उठती है। शॉशैंक रिडेम्पशन। यह कोई आम जेल नहीं है, यह वह जगह है जहां से आज तक कोई भी कैदी जिंदा बाहर नहीं निकला। हजारों कैदी इस जेल की दीवारों के पीछे बंद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने को अपना सच मान लिया है। यहाँ से भागना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि शॉशैंक में भागने की कोशिश की सजा सीधी मौत होती है। यही वजह है कि यहाँ कैद लोग भागने का सपना भी नहीं देखते। यहीं से सीन कट होता है और हमें एंडी डुफ्रेन से मिलवाया जाता है, एक बहुत बड़े बैंक का सम्मानित बैंकर। अगले ही पल हम एंडी को एक कोर्ट रूम में पाते हैं। चेहरे पर अजीब सी खामोशी है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ आदमी। उस पर गंभीर आरोप है 2 हत्याओं का, उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी का खून। वकील के सामने एंडी अपनी बात रखता है। वो मानता है कि गुस्से में उसके मन में ख्याल आया था अपनी पत्नी को खत्म कर देने का। इसी गुस्से में उसने एक बंदूक भी खरीदी थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वो अपनी पत्नी से अब भी प्यार करता है और इसी वजह से उसने वो बंदूक उठाकर सीधे नदी में फेंक दी। जैसे ही एंडी ये बात कहता है, वकील कहता है, बीते 3 दिनों से पुलिस ने उस नदी का कोना कोना खंगाल लिया है, लेकिन कोई बंदूक नहीं मिली। इसके बाद वकील एक एक करके ऐसे कई सबूत अदालत में रखता है जो एंडी के खिलाफ जाते हैं और अंत में एंडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी ठोस सबूत नहीं था और इसी वजह से अदालत का जज उसे दोनों हत्याओं का दोषी ठहराकर 2 उम्र कैद की सजा सुना देता है। लेकिन असली सजा कोर्ट से नहीं मिलती, असली सजा मिलती है शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की उस जेल में, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका, जहां कुछ लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उन्हें याद भी नहीं कि आजादी कैसी लगती है। नई बैच के कैदी जैसे ही अंदर लाए जाते हैं, लोहे की सलाखों के पीछे बैठे पुराने कैदी उनमें से किसी एक के रोने पर शर्त लगा रहे होते हैं और इस शर्त में शामिल है एक आदमी, रेड को लगता है कि एंडी जैसे मासूम शांत आदमी पहली ही रात टूट कर रो पड़ेंगे। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, लोग चिल्लाते हैं, नए कैदियों को डराते हैं। जेल के पुराने कैदी नए आने वालों को सिर्फ इसलिए डराते हैं ताकि कोई एक टूट जाए और आखिरकार ऐसा ही होता है। नई बैच में एक कैदी अचानक फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी आवाज सुनकर गार्ड पहुँचते हैं। पहले उसे चुप रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन जब वो रोना बंद नहीं करता तो गार्ड उसे सेल से बाहर घसीटते हैं और इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। उधर रेड की उम्मीद भी गलत साबित हो जाती है और वो अपनी लगाई हुई शर्त हार जाता है जिसे वो टूटते देखना चाहता था। एंडी डुफ्रेन। वो पूरी रात चुपचाप खड़ा रहा और यहीं रेड को पहली बार समझ आता है, एंडी बाहर से भले शांत दिखता हो लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। सीन कट होता है। हम एंडी को जेल के नाश्ते के समय देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा। उसी टेबल पर उसके पास बैठा है जेल का सबसे पुराना कैदी हैटलन। बचपन से ही इसी जेल में है। उसके लिए शॉशैंक कोई जेल नहीं, उसका घर है। हैटलन उसे बताता है कि अगर जेल में कुछ भी मंगवाना हो तो सिर्फ रेड ही वो काम कर सकता है। ये बात सुनते ही एंडी एक पल भी नहीं रुकता और सीधे जाकर रेड से मिलता है। एंडी रेड से कहता है, सुना है इस जेल में अगर बाहर की दुनिया से कुछ मंगवाना हो तो वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रेड जवाब देता है, हाँ मैं मंगवा तो सकता हूँ, लेकिन वो चीजें नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाने या यहाँ से भागने के काम आए। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक छोटा हथौड़ा और एक बड़ा पोस्टर चाहिए। ये सुनकर रेड चौंक जाता है। वो तुरंत सवाल करता है, हथौड़ा? वो भी जेल के अंदर? तुम ऐसी चीज क्यों मंगवा रहे हो जो किसी के लिए खतरनाक हो सकती है? कहीं तुम किसी को मारने वाले तो नहीं? एंडी शांति से जवाब देता है, यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रेड कहता है, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। इतना कहकर रेड कुछ कैदियों की तरफ इशारा करता है और धीमी आवाज में कहता है, सिस्टर्स गैंग, इनकी नजर तुम पर ठीक नहीं है। आखिरकार रेड उस हथौड़े और वो पोस्टर का इंतजाम कर देता है, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुराता है। इतने छोटे से हथौड़े से अगर कोई जेल में सुरंग बनाने की सोचे तो उसे सैकड़ों साल लग जाए। कुछ ही समय बाद वो हथौड़ा हैटलन के जरिए एंडी तक पहुंचा दिया जाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और एंडी को जेल के अंदर लॉन्ड्री का काम सौंप दिया जाता है। एक दिन एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है, तभी सिस्टर्स गैंग उसे घेर लेती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से वो बेबस हो जाता है। उसे बेरहमी से पीटा जाता है और उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और उसका शारीरिक शोषण लगातार 2 साल तक चलता रहता है। इस सब के बीच एंडी अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। वो ज्यादातर समय खामोश रहने लगता है और लोगों से दूरी बना लेता है। कुछ समय बाद जेल की छत ठीक करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इन्हीं में एंडी का नाम भी होता है।
काम के दौरान एंडी एक गार्ड की बात सुन लेता है। गार्ड का नाम होता है हैडली। वो दूसरे गार्ड से कह रहा होता है कि उसके भाई की मौत के बाद उसे कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन अगर वो पैसे लेता है तो उस पर भारी टैक्स देना पड़ेगा। एंडी ध्यान से ये सब सुनता है और हिम्मत करके हैडली के पास चला जाता है। वो उससे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? हैडली को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को धमकाता है और लगभग छत से नीचे फेंक ही देता है, लेकिन एंडी तुरंत अपनी बात साफ करता है। वो कहता है, अगर तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो तो वो पैसे उसे गिफ्ट कर दो। कानून के मुताबिक पत्नी को दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता। एंडी ये भी कहता है कि वो सारे कागजात खुद भर देगा बिना किसी फीस के, जबकि कोई वकील इसके लिए काफी पैसे ले लेता। हैडली हैरान रह जाता है। वो पूछता है, इसके बदले तुम क्या चाहते हो? एंडी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस एक छोटी सी बात कहता है, मेरे दोस्तों को बियर पिला दीजिए, भले ही ये नियमों के खिलाफ हो। अगले ही दिन एंडी के दोस्त धूप में बैठकर बियर पीते नजर आते हैं। उस पल साफ हो जाता है, एंडी ने हैडली की मदद की है। वक्त गुजरता है और इसी दौरान एंडी और रेड धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों साथ बैठकर एक फिल्म देख रहे होते हैं। तभी एंडी रेड से कहता है, मुझे उस एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए। लेकिन उसी दिन जैसे ही एंडी अपने सेल की तरफ जाता है, सिस्टर्स गैंग उसे पकड़ लेती है। इस बार एंडी पहले जैसा नहीं रहता। वो डट कर मुकाबला करता है, लेकिन ये बात उन लोगों को और भड़का देती है। वो एंडी को इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसे पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उस हमलावर को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए अकेले बंद सेल में डाल दिया जाता है। उसी दौरान गार्ड हैडली उससे मिलने आता है। वो गुस्से में होता है क्योंकि एंडी ने उसकी मदद की थी। एंडी का बदला लेने के लिए हैडली उस हमलावर को इतना मारता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी वापस अपने सेल में लौटता है। रेड उसे वो पोस्टर तोहफे में देता है जिसकी एंडी ने बात की थी। एंडी जैसे ही पोस्टर लगाने लगता है, तभी जेल का वार्डन अचानक इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। वो पूरा सेल चेक करता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिलता। एंडी के हाथ में बस एक बाइबल होती है। वार्डन उसे देखकर बाइबल उठाकर देखता है और फिर वापस लौटा देता है। असल में ये तलाशी सिर्फ बहाना थी। वार्डन एंडी से मिलना चाहता था क्योंकि उसने सुन लिया था एंडी पैसों के मामलों में काफी माहिर है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि उसे लगता है एंडी जैसा समझदार और पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ लॉन्ड्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ वार्डन फैसला करता है कि अब से एंडी को जेल की लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब एंडी लाइब्रेरी में आता है तो उसे देखकर हैटलन बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार कोई तो आया है जो किताबों और इस जगह की कदर करता है। इसी दौरान गार्ड हैडली एक और गार्ड को लेकर वहां पहुंचता है और उसे एंडी से मिलवाता है। वो गार्ड भी किसी निजी परेशानी में फंसा होता है। एंडी उसकी बात ध्यान से सुनता है और बहुत ही कम समय में उसकी समस्या का हल निकाल देता है। धीरे धीरे एंडी की काबिलियत की चर्चा पूरी जेल में फैलने लगती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसके पास काम करवाने वालों की लाइन लग जाती है। काम इतना बढ़ जाता है कि एंडी को एक सहायक की जरूरत पड़ती है और यही काम रेड संभालने लगता है। इसी बीच एंडी को एहसास होता है कि लाइब्रेरी की हालत बेहद खराब है। यहाँ न नई किताबें हैं, न ही कोई कैदी पढ़ने आता है। एंडी वार्डन से मिलकर कहता है कि लाइब्रेरी के लिए और फंड की जरूरत है, लेकिन वार्डन जवाब देता है कि सरकार ने बहुत पहले लाइब्रेरी के लिए पैसे भेजना बंद कर दिया है। एंडी कहता है कि वो सरकार को खत लिखना चाहता है। वार्डन उसे इजाजत तो दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि उसे कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर भी एंडी हार नहीं मानता। वक्त बीतता जाता है और वो लगातार सरकार को खत भेजता रहता है। इसी बीच एक दिन एंडी को पता चलता है कि हैडली ने हाईवुड के गले पर चाकू रख दिया है और उसे मारने वाला है। एंडी और रेड तुरंत वहां पहुंचते हैं और किसी तरह हालात को संभालते हैं। आखिरकार हैडली हाईवुड को छोड़ देता है। इसके कुछ समय बाद एक बड़ा फैसला सामने आता है। हैटलन को रिहा किया जा रहा है, लेकिन ये खबर हैटलन के लिए खुशी की नहीं होती। पिछले 50 सालों से वो इसी जेल में रहा है। वो बाहर की दुनिया को लगभग भूल चुका है। बाहर न उसका कोई है न कोई अपना। फिर भी चाहकर भी उसे इस जेल से बाहर जाना पड़ता है और इसी के साथ हैटलन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं था। जेल से बाहर निकलते ही उसे सब कुछ बेहद अजीब लगने लगता है। 50 सालों में दुनिया की रफ्तार हैरान कर देने वाली हद तक बदल चुकी होती है। जिस सड़क पर कभी गिनी चुनी गाड़ियां दिखती थीं, आज वही गाड़ियों की अंतहीन भीड़ है। यह तेज, शोर से भरी और बेरहम दुनिया उसे अपनाने को तैयार नहीं होती। इतने सालों तक जेल की सीमित और तयशुदा जिंदगी जीने के बाद यह खुली लेकिन बेपरवाह दुनिया उसके लिए और भी ज्यादा कैद बन जाती है। वह कोशिश करता है
लेकिन इस बदली हुई दुनिया में खुद को फिट नहीं कर पाता और इसी भीड़ भाड़, अकेलेपन और अंदर की टूटन के बीच वह जिंदगी से हार मान लेता है और अपनी जान दे देता है। उसी जेल में आगे दिखाया जाता है कि वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट प्रोग्राम। इस योजना के तहत कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर काम करवाया ताकि उन्हें समझ आ सके कि मेहनत करके पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। इस प्रोग्राम की वजह से वार्डन को कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बेहद सस्ती होती है। धीरे धीरे वार्डन इसी के जरिए भारी मात्रा में पैसा कमाने लगता है, लेकिन यह सारा पैसा ब्लैक मनी होता है। यहीं पर एंडी उसकी मदद करता है। एंडी इस पैसे को एक ऐसे आदमी का बनाता है जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होता। रैंडल स्टीफन्स नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और सारा पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि अगर कभी पुलिस को शक भी हो जाए तो वे ऐसे इंसान की तलाश करें जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ।